हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनीष सैनी एक बार फिर से न्यू जंक्शन यूट्यूब चैनल से आपके सामने प्रस्तुत हूँ एक और नई यूट्यूब वीडियो लेकर के। पिछले यूट्यूब वीडियो में शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत हमने अध्ययन किया था शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति, उसके उद्भव, शिक्षा के आयाम, एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति, शिक्षा की परिभाषाएं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है रीट एग्जाम को लेकर के, 3H और 4H के कारक, शिक्षा की विशेषताएं, शिक्षा के प्रकार, 3 प्रकार के औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक। औपचारिक एक निश्चित परिवेश में प्रदान किया जाता है। अरस्तु की पुस्तक का नाम डीएनिमा, मनोविज्ञान का विकास क्रम, आम चाबी ट्रिक के साथ आत्मा, मन, चेतना और व्यवहार। वर्तमान में व्यवहार को अभी भी अपनाए हुए हैं। वाटसन को व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है। इस टेबल के अनुसार आप याद कर सकते हैं इसकी समयावधि, विकास क्रम और इसके प्रमुख समर्थकों के नाम। मनोविज्ञान की शाखाएं। चलिए शुरू करते हैं आज की शिक्षा मनोविज्ञान की विधियां। शिक्षा मनोविज्ञान की विधियों को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। एक होती है आत्मनिष्ठ विधियां और दूसरी होती है वस्तुनिष्ठ। आत्मनिष्ठ विधियों के अंतर्गत आत्मनिरीक्षण विधि, गाथा वर्णन विधि, जीवन इतिहास विधि का अध्ययन किया जाएगा। आत्मनिरीक्षण विधि के प्रवर्तक जो थे वो विलियम वुंट व टीचनर थे। मस्तिष्क के द्वारा अपनी स्वयं की क्रियाओं का निरीक्षण करना आत्मनिरीक्षण विधि कहलाता है। आत्मनिरीक्षण विधि के प्रवर्तक विलियम वुंट व टीचनर और मस्तिष्क के द्वारा अपनी स्वयं की क्रियाओं का निरीक्षण करना आत्मनिरीक्षण कहलाता है। गाथा वर्णन विधि, पूर्व अनुभव या व्यवहार का लेखा तैयार करना गाथा वर्णन विधि कहलाता है। जीवन इतिहास विधि के जो प्रवर्तक हुए हैं वो टाइडमैन को माना जाता है। ये किन किन के लिए उपयोग में ली जा सकती है? अपराधी, मानसिक रोगी, झगड़ालू या समाज विरोधी कार्य करने वाला कोई भी समस्यात्मक बालक हो, उसके इतिहास को जान करके जीवन इतिहास विधि के द्वारा हम उसका इतिहास जान सकते हैं। यदि आप हमारे रीट ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं किसी भी नोट्स के लिए या किसी भी समस्याओं के समाधान के लिए और ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए, तो आप हमारे इस लिंक पे जाकर के आप अपना नाम और गृह जिला लिख करके हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। साक्षात्कार विधि, इसे इंटरव्यू मेथड्स भी कहा जाता है, जो सर्वाधिक उपयुक्त में हो रहा है। इसमें उत्तर देने वाला प्रश्नकर्ता के सामने बैठता है। याद रखिएगा, साक्षात्कार विधि में प्रश्न करने वाला और उत्तर देने वाला दोनों आमने सामने बैठते हैं और इस विधि को इंटरव्यू मेथड भी कहा जाता है। प्रश्नावली विधि के जो प्रवर्तक है वो वुडवर्थ को माना जाता है। प्रश्नावली विधि के प्रवर्तक किसे माना जाता है? वुडवर्थ को। इसमें जो उत्तरदाता होता है वह प्रश्नकर्ता के सामने नहीं बैठता। प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने के लिए समस्या संबंधी तथ्य को एकत्रित किया जाता है, इकट्ठे किए जाते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन के लिए दूसरी विधि आती है वस्तुनिष्ठ विधियां। वस्तुनिष्ठ विधियों के अंतर्गत निरीक्षण विधि या बहिर्दर्शन विधि, इसके जो प्रवर्तक है वो वाटसन को माना जाता है। बहिर्दर्शन विधि के प्रवर्तक किसे माना जाता है? वाटसन को। व्यवहार का निरीक्षण करने के लिए मानसिक दशा को ज्ञात किया जा सकता है। व्यवहार का निरीक्षण किसके द्वारा किया जा सकता है? मानसिक दशा के द्वारा। उपचारात्मक विधि, आचरण संबंधी जटिलताओं को दूर करने के लिए उपचारात्मक विधि का प्रयोग किया जाता है। मनोविश्लेषणात्मक विधि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सिगमंड फ्रायड के द्वारा दी गई है। इसके अंतर्गत अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है। सिगमंड फ्रायड ने मनोविश्लेषणात्मक विधि का जनक कहते हैं और इनके अंतर्गत अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है। इस विधि को आनुवांशिक या जेनेटिक विधि भी कहते हैं। इसके द्वारा बालक की वृद्धि और विकास क्रम का अध्ययन किया जा सकता है। मनोविज्ञान के संप्रदाय, संरचनावाद के प्रवर्तक विलियम वुंट व टीचनर को माना जाता है। साहचर्यवाद में जॉन लॉक, एबिंगहास, एडवर्ड ली, थॉर्नडाइक और पावलोव को। व्यवहारवाद के प्रवर्तकों में वाटसन, स्किनर, टॉलमैन और क्लार्क हल को इनका समर्थक माना जाता है। पूर्णाकार या गेस्टाल्टवाद या समग्रकृति, वर्दीमर, कोहलर और कॉपका। मनोविश्लेषणवाद के प्रवर्तकों में सिगमंड फ्रायड, जुंग और एडलर को। व्यक्तिक मनोविज्ञान में एल्फ्रेड एडलर, संज्ञानात्मक विकास में जीन पियाजे और ब्रूनर को, जबकि जैविक उपागम के डार्विन, गाल्टन और मेंडल को इनके प्रवर्तक या समर्थक माना जाता है। यदि आप हमारे
डेली टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं न्यू जंक्शन मनीष.com पर जाकर के आप वहां से डेली टेस्ट सीरीज दे सकते हैं। हमारे रेड ग्रुप से जुड़ने के लिए नीचे दी गई लिंक पर क्लिक कीजिए और आप अपना नाम व गृह जिला लिख करके हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। करेंगे अधिगम का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। 1-2 सवाल हर बार एग्जाम्स में यहाँ से पूछा जाता है। अधिगम क्या है? व्यवहार में वांछित परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है। व्यवहार में वांछित परिवर्तन अधिगम कहलाता है। परिभाषाएं देख लीजिए। स्किनर के अनुसार सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा है, यहाँ पर ये मैंने ऐड की है इस PDF फाइल में, आप इनको एक बार ज़रूर देखना। वुडवर्थ के अनुसार नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया ही सीखने की प्रक्रिया है या अधिगम कहलाती है। वुडवर्थ के अनुसार ही दूसरी परिभाषा है सीखना विकास की प्रक्रिया है। गेट्स व अन्य के द्वारा सीखना अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है। क्रो एंड क्रो के अनुसार आदतों ज्ञान तथा अभिवृत्तियों का अर्जन करना ही अधिगम है। गिलफोर्ड के अनुसार व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है। गिलफोर्ड के अनुसार व्यवहार के कारण ही व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। अधिगम की विशेषताएं। अधिगम जीवन पर्यंत और निरंतर चलता रहता है, अर्थात यह जन्म से लेकर मृत्यु तक अधिगम की जो प्रक्रिया है वह निरंतर चलती रहती है। हम किसी न किसी रूप में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सीखते रहते हैं। अधिगम उद्देश्य से पूर्ण होता है। अधिगम जब भी होता है वह किसी न किसी औचित्य रखता है सीखने पर। अधिगम हमारे व्यवहार में परिवर्तन लाता है। अधिगम विकास है। अधिगम अनुकूल होता है, अनुकूलन है। अधिगम सार्वभौमिक होता है। अधिगम विवेकपूर्ण है। अधिगम निरंतर प्रगतिशील रहता है। अधिगम एक खोज है। अधिगम सक्रिय प्रक्रिया है। अधिगम की परिभाषा। अधिगम की परिभाषाएं। अधिगम जीवन पर्यंत निरंतर चलता रहता है। अधिगम जो होता है यह निरंतर जीवन पर्यंत जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता रहता है। अधिगम उद्देश्य से पूर्ण होता है। अधिगम व्यवहार में परिवर्तन लाता है। अधिगम विकास होता है। अधिगम अनुकूलन है। अधिगम सार्वभौमिक होता है, अर्थात सार्वभौमिक सत्य है। अधिगम जीवन पर्यंत चलता रहता है। अधिगम विवेक से पूर्ण होता है। अधिगम निरंतर प्रगतिशील है। अधिगम एक खोज है। अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है। अधिगम जो होता है वह सामाजिक भी होता है और व्यक्तिगत भी होता है। अधिगम वातावरण के द्वारा भी होता है। अधिगम जो है वह ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक तीनों पक्ष में होता है। सीखना सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार का सीखना आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। वातावरण। अधिगम को सर्वाधिक प्रभावित कौन करता है? वातावरण। यदि हमें उपयुक्त वातावरण मिलेगा तो हम बहुत ही अच्छे तरीके से और शीघ्र तरीके से सीख सकते हैं। परिपक्वता अर्थात उम्र या आयु। हम जितना ज़्यादा अनुभव प्राप्त करते हैं उतनी ही अधिक तीव्रता के साथ हम किसी भी टॉपिक को या किसी भी चीज़ को समझ सकते हैं। बालकों का शारीरिक स्वास्थ्य या मानसिक स्वास्थ्य। यदि मनुष्य स्वस्थ रहेगा और उसका मानसिक स्थिति सही रहेगी तो वह शीघ्र गति से सीख सकता है। विषय सामग्री का स्वरूप। किसी विषय को कितने अच्छे तरीके से प्रस्तुत किया गया है यह भी सीखने को प्रभावित करता है। सीखने का समय। किसी भी वस्तु को सीखने के लिए उसको दिया गया समय भी सीखने को प्रभावित करता है। थकान। यदि मनुष्य किसी कार्य को करके थकान को प्राप्त हुआ है तो वह उसके सीखने को प्रभावित करेगा। प्रेरणा। सीखने की इच्छा। यदि किसी व्यक्ति को कोई कार्य करने से पहले प्रेरणा दी जाए या सीखने की इच्छा उसके अंदर प्रबलित कर दी जाए तो वो उस काम को बड़ी ही तीव्रता के साथ और बड़ी ही आसानी से कर सकता है। आयु व परिपक्वता। सीखने वाले की आयु और परिपक्वता उसके कार्य की निपुणता पर भी निर्भर करेगी। अध्यापक के सीखने सिखाने की प्रक्रिया व जो शिक्षण सूत्र या विधि का प्रयोग अध्यापक करता है वह सीखने को प्रभावित करता है। संपूर्ण परिवेशीय परिस्थिति कि वह सीखने वाला किस परिवेश में है, किन परिस्थितियों में है, यह उसके सीखने पर निर्भर, यह भी उसके सीखने की गति पर संपूर्ण परिवेशीय परिस्थिति सीखने की जो गति है वह परिवेश और परिस्थितियों पर भी निर्भर करती है।
नोट, अधिगम अर्जित होता है। अधिगम जो होता है यह जीवन पर्यंत चलता है और अधिगम के लिए अभिप्रेरणा बहुत ही आवश्यक है। यदि किसी कार्य को करवाने से पहले अभिप्रेरणा दे दी जाए तो वह कार्य बहुत ही अच्छे से होगा। अधिगम की विधियाँ, करके सीखना सबसे उपयुक्त विधि माना जाता है। निरीक्षण करके सीखना, परीक्षण करके सीखना, सामूहिक विधियों के द्वारा जैसे कि सेमिनार हुए, वाद विवाद, कार्यालय, प्रोजेक्ट विधि या प्रयोगशालाएं हुई। मिश्रित विधि के द्वारा सीखना, सभी विधियों में आंशिक विधियों को मिला जुला करके मिश्रित स्वरूप ही मिश्रित विधि कहलाती है। अधिगम के नियम, थॉर्नडाइक ने सीखने के कुल 8 नियम बताए हैं। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इन्होंने सीखने के कुल 8 नियम दिए, जिनमें से 3 प्रमुख व 5 गौण या सहायक नियम दिए हैं। मुख्य नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव, संतोष या असंतोष का नियम। मुख्य नियम की यदि हम ट्रिक देखें तो तत् अभि प्रभाव, तत् अभि प्रभाव। पहला नियम, तत्परता का नियम। किसी कार्य को करने के लिए व्यक्ति यदि तत्पर रहता है तो उस कार्य को आसानी से तुरंत कर सकता है। उदाहरण के लिए घोड़े को पानी के तालाब तक तो ले जाया जा सकता है, लेकिन पानी पीने के लिए उसको बाध्य बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। अर्थात घोड़ा यदि तत्पर होगा तभी वह पानी पिएगा। अभ्यास का नियम, करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान, अर्थात जिस कार्य को हम बार बार करते हैं उसमें हम निपुणता प्राप्त कर सकते हैं। अभ्यास के अंतर्गत ही उपयोग और अनुपयोग का नियम भी शामिल किया गया है। अभ्यास के अंतर्गत ही उपयोग और अनुपयोग का नियम भी आते हैं। उपयोग का नियम, यदि कोई कार्य पहले से किया हुआ है और जब उसे दोबारा किया जाता है तो वह हमारे मस्तिष्क में पुनः आ जाता है, अर्थात स्थायी हो जाता है। अनुपयोग का नियम, यदि किसी किए हुए कार्य को पुनः नहीं करते तो हमारा मस्तिष्क उसे भुला देता है। प्रभाव, संतोष या असंतोष का नियम, यदि किसी कार्य को करने पर हमें संतोष प्राप्त होता है या सुखद लगता है तो उस कार्य को दोबारा करने का मन करता है, और यदि कार्य को करने में असंतोष प्राप्त होता है तो वह कार्य हम दोबारा नहीं करते। इसी कार्य को प्रभाव, संतोष या असंतोष का नियम कहा जाता है। थॉर्नडाइक के अनुसार गौण नियमों को 5 भागों में बांटा गया है। ट्रिक के लिए हम बहुमान, आंशिक, आत्म साहचर्य, बहु अर्थात बहु प्रतिक्रिया का नियम, मान अर्थात मनोवृत्ति का नियम, आंशिक अर्थात आंशिक क्रिया का नियम, आत्म अर्थात आत्मीकरण का, और साहचर्य मतलब साहचर्य परिवर्तन या सादृश्य का नियम। बहु प्रतिक्रिया का नियम, कोई नया कार्य करने के लिए कई प्रकार की प्रतिक्रियाओं को अपनाना और उसमें से सही प्रतिक्रियाओं का पता लगाकर भविष्य में कार्य करना बहु प्रतिक्रिया का नियम कहलाता है। मनोवृत्ति का नियम, किसी कार्य को जिस मनोवृत्ति या मेहनत से करते हैं उसमें सफलता मिलती है उसे मनोवृत्ति का नियम कहा जाता है। आंशिक क्रिया का नियम, किसी कार्य को छोटे छोटे भागों में बांटकर करना अधिक सफलतादायी होता है, इसलिए इसे आंशिक क्रिया का नियम कहा जाता है। आत्मीकरण का नियम, कोई नया कार्य करने पर किसी पुराने कार्य का ज्ञान नए कार्य में मिला देने पर आत्मीकरण कहलाता है। साहचर्य परिवर्तन का नियम या सादृश्य का नियम, किसी एक परिस्थिति में किए गए व्यवहार को उसी के समान दूसरी परिस्थिति में दोहराना साहचर्य का नियम कहलाता है। आप डेली टेस्ट सीरीज के लिए हमारे नीचे दिए गए लिंक www.newsjunctionsmanish.com पर जाकर के यहाँ से टेस्ट सीरीज दे सकते हैं, जबकि रीड ग्रुप्स में जुड़ने के लिए इस लिंक पर क्लिक करके हमारे रीड ग्रुप्स में ऐड हो सकते हैं। कल हम विस्तार से अध्ययन करेंगे अधिगम के सिद्धांत, जिसमें थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर, कोहलर का विस्तार से अध्ययन करेंगे। धन्यवाद। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।